नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिश्रीकंद की खेती करके कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। अधिक लाभ के लिए जूट की कटाई और बाद के प्रबंधन पर तकनीकी सलाह। अपने प्रदेश के बहुत से किसान मिश्रीकंद की खेती करते हैं और जैसा कि अभी इसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है, तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो इसकी बुआई करते समय वैज्ञानिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, तभी इस फसल से अधिक उत्पादन मिलेगा। कौन कौन से हैं ये अहम पहलू, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यांशु शेखर। जहाँ तक मिश्रीकंद का है कि अभी जो है उसका उपयुक्त समय चल रहा है। आमतौर पे जो है हम वो जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक इसकी बुआई करते हैं और यह प्रमुख रूप से बिहार, उड़ीसा, बंगाल जहाँ सरस्वती पूजा काफ़ी होता है वहाँ पे इसके फल की मांग बहुत ज़्यादा होती है और इसकी खेती हम फल एवं बीज दोनों के लिए करते हैं। तो ऐसी भूमि जो जहाँ जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो और बलुई दोमट भूमि जो है इसके लिए उपयुक्त होता है। चूँकि यह कंदमूल फल है इसलिए इसमें भूमि की तैयारी विशेष मायने रखती है, तो हम इसके लिए भूमि को गहरी जुताई करते हैं। इस फसल के कंद जमीन में मिट्टी के नीचे बनते हैं, इसलिए फसल के लिए मिट्टी काफी बारीक एवं मुलायम होनी चाहिए, जिसके लिए 2 से 3 क्रॉस जुताई की आवश्यकता होती है। पहली जुताई मिट्टी पलट हल से एवं शेष जुताई कल्टीवेटर या देशी हल से करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं। और जहाँ तक भूमि तैयार करते समय में ही खाद की बात है, तो फास्फोरस हमें 60 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से और पोटास 80 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से, और कंपोस्ट जो है वो अगर कट्ठा में कहें तो 1 टेलर प्रति कट्ठा या 10 टन प्रति हेक्टेयर के दर से हमें खेत तैयार करते यानी भूमि तैयार करते समय ही प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक नाइट्रोजन की बात है तो उसको हमें अलग अलग भागों में बांट के देना चाहिए। तो 2 या 3 बार में जितना किसान को संभव हो उसमें हम 60 किलो 80 किलो नाइट्रोजन जो है वो हम उसको 3 भागों में बांट करके देते हैं। विशेष तौर पे जब फूल आ रहा हो, बीज के लिए जब हम करते हैं तो फूल आते समय में हम उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जब हम फल के लिए इसको तैयार करते हैं तो इसकी बुआई आमतौर पे हमें अगस्त सितंबर माह में करनी चाहिए, क्योंकि यह उस फल के लिए 4 माह में तैयार हो जाता है और सरस्वती पूजा के समय में किसानों को ये मिल जाता है। उस समय में बाजार में इसका अच्छा मूल्य मिलता है। यदि हम उसकी बीज के लिए उसकी अगर बुआई करनी है तो हमें जून जुलाई माह में ही करनी होती है, क्योंकि बीज तैयार होने में लगभग 6 माह का समय लग जाता है। और जहाँ तक अगर हम इसकी उत्पादकता को देखते हैं तो फल हमें 30 से 35 टन तक प्राप्त होता है, जबकि बीज हमें 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होता है। अगर हम प्रमुख प्रभेदों की बात करें तो अब तक जो अच्छी उत्पादकता के प्रभेद हैं वो दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित राजेंद्र मिश्रीकंद 1 और राजेंद्र मिश्रीकंद 2 प्रभेद है। बीज दर की बात अगर हम करें तो यकीनन जब हम दूरी कम रखते हैं तो फल के लिए हमें 20 केजी तक बीज की आवश्यकता होती है, जबकि बीज के लिए जब हम उसका उत्पादन करते हैं तो हमें 15 केजी तक प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज को जैसा हम जानते हैं किसी भी बीज को उपचारित करके ही प्रयोग करना चाहिए। मिश्रीकंद की बुआई करने से पहले बीजों को उपचारित अवश्य करना चाहिए। बीज उपचार के लिए कार्बेडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें, जिससे फसल में लगने वाले भूमि जनित रोगों का प्रकोप कम होता है और बीजों का जमाव अच्छा होता है, जिस कारण फसल की पैदावार में वृद्धि होती है।
जब हम फल के लिए इसको की बुआई करते हैं तो हमारे पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन जो है हमें 30 बाई 30 सेंटीमीटर रखते हैं, जिससे कि पास पास में पौधा हो। जबकि हम बीज के लिए जब करते हैं तो इसकी दूरी 60 गुने 30 सेंटीमीटर रखते हैं। सामान्यतया इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को यह ध्यान देना चाहिए कि जब जर्मिनेशन हो रहा हो और फूल आ रहा हो, ऐसे समय में भूमि में नमी की आवश्यकता होती है। तो हमें उस समय नमी को बनाए रखना है, आवश्यकता होने पे हल्की सिंचाई देनी है और जल निकासी इसमें नियमित करते रहना होता है। जब हम इसको फल के लिए उत्पादन करते हैं तो जब फूल आता है तो उस समय हम फूल को हमें तोड़ देना चाहिए। जब बीज के लिए करते हैं तो यकीनन हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्राप्त हो, इसकी आवश्यकता होती है। फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पहली निकाई गुड़ाई रुपाई से 25 से 30 दिन बाद एवं दूसरी 50 से 60 दिन बाद करनी चाहिए। इस समय पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ानी चाहिए। कंद वाले पौधों से फूल को तोड़ दिए जाते हैं। जब कलियां निकलती हैं तब फूलों को तोड़ दिया जाता है। फूल को नष्ट करने के लिए 2 से 4 डी सोडियम साल्ट 50 ppm का प्रयोग करना चाहिए। बुआई करने से 2 से 3 दिनों के अंदर में हमें पेंडीमेथिलीन जो हमारा खरपतवार नाशी है उसका प्रयोग 7 ml प्रति लीटर के दर से करना चाहिए, जिससे कि हमारे फसल में खरपतवार न हो और किसान इससे हमें अच्छा आय प्राप्त कर सकते हैं। अभी जबकि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत से किसानों का खेत जो है वो धान नहीं लगा पाए हैं, तो वैकल्पिक फसल में चूंकि अभी समय है, यह एक अच्छा विकल्प है। यदि किसान बंधु को बीज प्राप्त हो जाता है तो वो ऊपरी जमीन में जहाँ जल जमाव नहीं होता है वहाँ पे इसकी खेती करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। जूट, जिसे किसान पटसन या फिर पाट के नाम से जानते हैं, हमारे राज्य के कोशी क्षेत्रों में इसकी खेती बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई की थी, इनकी फसल इस समय कटाई योग्य तैयार हो गई है। लेकिन इस फसल से अच्छा लाभ कमाने के लिए कटाई से लेकर रेशा निकालने तक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो किसान भाइयों, जूट की कटाई से जुड़ी तकनीकी बातों को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जूट की खेती व्यापारिक इस्तेमाल के लिए नकदी फसल के रूप में की जाती है। जूट का पौधा रेशेदार पौधा होता है, जिसे पटसन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधे की लंबाई 6 से 10 फीट तक पाई जाती है और इसके पौधे को सड़ाकर इसके रेशे तैयार किए जाते हैं, जिनसे कई चीजें बनाई जाती हैं। इसके रेशों का इस्तेमाल बोरे, दरी, टाट, तंबू, तिरपाल, रस्सियां, कपड़े और कागज इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। जूट की फसल से अच्छी आमदनी हो, इसके लिए फसल की कटाई से लेकर रेशा निकालने तक काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रेशों की क्वालिटी पर ही इसका दाम निर्भर करता है। फिलहाल जूट की फसल कटाई योग्य हो गई है और कई किसान कटाई के काम में जुट गए हैं। जैसा कि ये जूट का जो फसल है, ये लगभग 120 से 150 दिनों का होता है। जिन किसान भाइयों में ने मार्च अप्रैल में जो अपना जूट का फसल लगा रखी होगी, उनका जो है जूट का फसल जो है अभी कटाई के कगार पे होगा। इसमें जो है फूल बनने के पूर्व से लेके फली बनने की अवस्था तक जो है इसकी कटाई कर सकते हैं। आमतौर पर जूट की फसल बुआई के 120 से 130 दिन यानी लगभग 4 महीने में परिपक्व हो जाती है। ये अवधि किस्मों पर भी निर्भर करती है। पाट के पौधों में जब फूल आने लगे या कलियां बनने लगे, तब फसल की कटाई करना उचित रहता है। जब पौधों के तनों में खुरदुरापन आने लगे और तनों का रंग हल्का भूरा होने लगे, तब ये समझना चाहिए कि फसल कटाई के योग्य हो गई है। कटाई के दौरान कुछ सावधानी को बरतना भी जरूरी है।
जिनमें प्रमुख है कटाई के लिए उपयुक्त औजार का प्रयोग। आमतौर पर किसान पौधों की कटाई किसी भी औजार से करते हैं, लेकिन कटाई के लिए हमेशा तेज धार वाले हंसिए का प्रयोग करना चाहिए और पौधे की कटाई तने को थोड़ा तिरछा लेकर करनी चाहिए। तने की तिरछी कटाई करने से पौधों के सड़ने में मदद होती है। इसमें जो है सो कटाई के लिए भूमि की सतह से जो है जूट के जो फसल को काट लिया जाता है। इसके बाद जो है इसको 2 से 3 दिन जो है सो खेत में जो है सो सुखा दिया जाता है ताकि इसके जो पत्तियां है वो झड़ जाए। उसके बाद जो है सो हम लोग इसमें जो है सो रैटूनिंग की प्रक्रिया जो शुरू करते हैं। इससे जो है सो इसमें जो है सो जूट से जो है फाइबर का जो एक्सट्रैक्शन होता है रेशा का, इसी को हम लोग रैटूनिंग कहते हैं। इसकी प्रक्रिया को जो है हम लोग शुरू करते हैं। उचित टाइम पर कटाई करने के बाद इसके पौधों की छटाई की जाती है। छटाई के दौरान असमान लंबाई वाले पौधों को अलग करके उनके अलग अलग बंडल बनाकर तैयार कर लिए जाते हैं। उसके बाद इन बंडलों को 2 से 3 दिन तक खेत में पत्तियों के सूखने तक छोड़ दिया जाता है। पत्तियों के सूखने के बाद उन्हें झाड़ दिया जाता है। तनों के बंडलों का पेड़ या बांस के सहारे खड़ा करके सुखाना चाहिए। जूट की पौधों की कटाई के बाद उन्हें सड़ाकर रेशे निकालने के लिए तैयार किया जाता है। इसके फसल को किसी अच्छे पानी वाले तालाब पर ले जाते हैं। ध्यान रखें कि जिस जल स्रोत का चयन करें उसकी गहराई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। पानी में पौधों को सड़ाने के लिए इस प्रकार डालें कि वो पानी की मध्य सतह पर रहे। पौधों को दबाने के लिए अक्सर मिट्टी या केले पौधों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पाट के रेशों में दाग बन जाते हैं। जब पाट के पौधों को सड़ाने के लिए तालाब में डालते हैं तब उस पर क्राइजप सोना नामक जीवाणु का छिड़काव कर देना चाहिए। ये पौधों को सड़ाने में काफी मदद करता है। तो जूट से पौधे से जो रेशा अलग करने की प्रक्रिया है, ये बेसिकली जो है सो जल और जीवाणु दोनों पे आधारित है। इसके लिए जो तापमान जो है सो इसमें बहुत आवश्यक होता है। इसमें 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर जो है इसके लिए जो है सो आवश्यकता होता है। हम लोग जो है सो जूट के जो बंधे हुए गठरों को जो है पानी में 15 दिनों तक जो है इसको डुबा के रखते हैं। पानी में बंडलों को 20 से 25 दिन तक डुबोने के बाद उन्हें बाहर निकालें। इसके बाद इन सड़े हुए पौधों से रेशों को निकालकर उन्हें बहते हुए पानी में धोकर साफ कर लें। रेशों को साफ करने के बाद उन्हें किसी लकड़ी पर 3 से 4 दिन तक तेज धूप में सुखाते रहें। तेज धूप में रेशों को सुखाने के दौरान उन्हें बार बार उलटते पलटते भी रहें ताकि रेशे अच्छे से सूख जाएं और उनमें नमी की मात्रा ज्यादा न रहे। एक मजदूर जो है 8 घंटे में लगभग 40 से 50 किलो रेशा जो है सो निकाल सकता है। उसके रेशा में जो है सो हम लोग का जो है 6 से 10 फुट तक जो है रेशा जो है इसमें से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। रेशों में नमी की बात करें तो 6 से 10% तक नमी की हो सकती है। इसकी जूट से जो रेशा का उपज है वो लगभग जो है सो प्रभेद पे डिपेंड करता है, लेकिन वो 20 से 25 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ जाता है। और हाई यील्डिंग वैरायटी लेते हैं तो 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ सकता है। इसके रेशों को सुखाने के बाद इन्हें बंडल के रूप में संग्रहित कर लें, क्योंकि ज्यादा टाइम तक बिखरे हुए रेशों में गुणवत्ता की कमी हो जाती है और वो कमजोर हो जाते हैं, जिनका बाजार भाव भी अच्छा नहीं मिलता। जूट की खेती लगभग 5 महीने की होती है। इसके पौधों की उचित देखभाल कर इसकी 1 हेक्टेयर खेती से 30 से 35 मन पैदावार प्राप्त की जा सकती है, जिससे किसान भाई एक बार में लगभग 60 से 80 हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा
भेजे गए मौसम पोर्ट के अनुसार आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2-3 दिनों तक उत्तर बिहार के जिलों में आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद थोड़ी वर्षा में सक्रियता आ सकती है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल जो 20 से 25 दिन की हो गई हो, उसमें प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम यूरिया का भुरकाव करें। आगत बोई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की निगरानी करें। सितंबर अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। किसान भाई 25 अगस्त के बाद इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए अरहर की पूसा 9 तथा शरद प्रभेद उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। बुआई के लिए 24 घंटे पूर्व 2.5 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। इसके बाद बुआई के ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। मक्का की खड़ी फसल में तना छेदक कीट की निगरानी करें। यह कीट फसल को काफी नुकसान करता है। इस कीट की सुंडियां पहले कोमल पत्तियों को खाती है और तने के गूदे को खाती हुई जड़ की तरफ से बढ़ते हुए सुरंग बनाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3G का 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पौधे के गाभा में डालें। उचास जमीन में फूल गोभी की आगत किस्में कुंवारी, पटना अर्ली, पूसा कतकी, हाजीपुर आगत, पूसा दीपाली की रोपाई समाप्त करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पटना मेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी एवं अर्ली स्नोबॉल किस्मों की बुआई नर्सरी में करें। बीजों की बुआई कतारों में करें। खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेतों को समतल कर छोटी छोटी उथली क्यारियां बनवाएं और कतारों में पौधों की रोपाई करें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकासी हेतु नालियां अवश्य बनाएं। पपीता की नर्सरी उथली क्यारियों में डालें। इसके लिए उन्नत प्रभेद पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलिशियस, CO7, सूर्या एवं रेड लेडी का चयन करें। उचास जमीन में परवल की राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2, FP1, FP3, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक, II मियार 1 आदि किस्मों की रोपनी करें। आगत रोपी गई फूल गोभी में पत्ते खाने वाली कीट डायमंड बैक मॉथ की निगरानी करें एवं प्रकोप दिखाई देने पर बचाव के लिए स्पेनोसेड दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। हल्दी, अदरक, ओल और बरसाती सब्जियों में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोविंदपुर, जिला कटिहार के कृषक रमेश रंजन ने। ये सजावटी पौधे तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो हम बात करें व्यवसाय की, तो नर्सरी को हम जैसे पौधे तैयार करके बेचने के लिए जो एक स्थान पे पौधे तैयार करके बेचते हैं उसको नर्सरी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनके भी हम सीडलिंग को मार्केट में बेच सकते हैं डायरेक्ट सीडलिंग तैयार करके। युवा अगर व्यवसाय करना चाहता है, नर्सरी का व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन कर सके और नर्सरी से पौधे तैयार करके मार्केट में बेच सके। तो ये नर्सरी का व्यवसाय आपका एक प्रोडक्शन यूनिट जो है दूर भी कर सकता है, किसान गांव में भी कर सकता है, और एक छोटा सा आउटलेट कहीं सिटी के अंदर आपका बनाकर वो आय प्राप्त कर सकता है। आज खेती से जुड़े कई कार्य हैं जिन्हें करके अच्छी आमदनी किसान ले रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सही प्लानिंग जरूरी होती है।
उसी तरह फल फूलों और सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए सही जगह, तकनीकी जानकारी और तैयार पौधों को बेचने की सही व्यवस्था होने के बाद ही शुरू करें। अब ये तैयार करने की विधि कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मीडिया तैयार करना होता है। जैसे आपका FIM है, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, मिट्टी है या गार्डन सॉइल होती है, उससे तैयार करके आप जैसे भी कोई प्लांट कटिंग करते हैं तो कटिंग उसके अंदर आप लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप इसमें जैसे पॉली बैग्स हैं उसमें लगा सकते हैं, या प्रो ट्रेज हैं उसमें लगा सकते हैं, या मिट्टी के गमले हैं उससे तैयार कर सकते हैं, या रेज बेड में भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद उसका जब जैसे कटिंग का स्प्राउटिंग हो जाए या बीज का है जर्मिनेशन हो जाए, उसके बाद आप उसको पॉलीथीन, छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। उसमें जनरली जो मदर ब्लॉक बनाकर हम अपने स्थान पे, जैसे शुरू में हम कोई पौधा कहीं बाहर से ले आए और उसको मदर प्लांट की तरह में लगा दिया, और उसी से फिर कटिंग वाला है तो कटिंग के थ्रू, या बीज वाला है तो बीज के थ्रू हम पौधे यहीं बिहार में तैयार कर सकते हैं। हम देखते हैं आजकल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है बाहर से पौधे आते हैं, जैसे कि किसी पौधे में बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, किसी में कटिंग द्वारा होता है। डिफरेंट टाइप्स के पौधों में डिफरेंट टाइप्स के प्रोपोगेशन मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका गुलाब, क्राइसेंथेमम, हिबिस्कस, आपका जैस्मीन प्लांट्स हैं जिनकी ज़्यादातर मार्केट में डिमांड रहती है। फाइकस है, और उसके बाद बोगनविलिया है, कोलियस है, कैलेडियम है, ऐसे ऑर्नामेंटल मनी प्लांट्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है। और कंटिन्यूस आपका आजकल जो कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि पौधों का डिमांड ज़्यादा बढ़ा है। ऑर्नामेंटल जो आपका एयर प्यूरीफायर, जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं, उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ख़ासकर कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो इसके लिए हम कुछ प्लांट्स हैं जिनको एयर प्यूरीफायर के रूप में हम काम में लेते हैं, जैसे कि आपका एरेका पाम है, आपका उसके बाद में सेंसवेरिया है, और पीस लिली है, लैंगोस्टोमिया है। ऐसे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स को हम डिमांड प्रतिदिन बड़ी, रेपिस पाम है, तो इनकी हम नर्सरी करके मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा और आय प्राप्त कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सीजनल्स को छोड़ के ज़्यादातर प्लांट्स हैं जो हम कटिंग द्वारा तैयार कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स की कटिंग्स होती है, जो कुछ होती है जो स्टेम कटिंग से होता है, कुछ है जो आपका लीफ कटिंग से होता है, कुछ रूट कटिंग से होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद आप आसानी से उसको कर सकते हैं, और वो आप अपना व्यवसाय जैसे जैसे फिर खुद करेंगे तो आप उसमें निरंतर नया नया कुछ कुछ सीखते रहेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। इस कार्य में तकनीकी जानकारी बहुत जरूरी होती है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए पहले से स्थापित किसी नर्सरी से या सरकारी संस्थाओं से ट्रेनिंग जरूर ले लें। इसे शुरू करने के बाद शुरुआत में कुछ समस्या आ सकती है, बाद में यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ज़्यादातर जैसे हम कुछ बात करते हैं आपके कुछ फसल की जो ऑर्नामेंटल उसको कैसे तैयार करते हैं, तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है आपका अभी जो आने वाला सीजन है उसमें क्राइसेंथेमम का, गुलदाउदी जिसको बोलते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो जैसे ही गुलदाउदी का सीज़न होता है, ख़त्म होने होता है, उस टाइम हम उसको प्लांट्स को मदर ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं। मदर ब्लॉक मीन्स पुराने जो पौधे हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं। उसको हम 3-4 महीने जो गर्मी का समय उसमें बचा के रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मदर ब्लॉक है हमारा, इसमें हमने पौधे तैयार कर दिए हैं। ये पौधे से अब क्या करना है, जैसे ही फर्स्ट बारिश हो जाएगी, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, उस टाइम है इसमें टर्मिनल कटिंग, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये कटिंग्स हैं, इसमें हम 6 से 7 से 8 सेंटीमीटर का ये टर्मिनल कटिंग को कट कर लेंगे यहाँ से। और जहाँ पे हमने रेज बेड बनाया है या प्रो ट्रे में तैयार करना है, तो उसको हम इसका लीफ जो है रिमूव कर देंगे, 2-3 रिमूव नीचे से, और उसको हम उस प्लांट में लगा देंगे, जिसका कि आपका 25 से 30 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। अगर रूटेड कटिंग बेचते हैं हम तो 3 से 4 रुपये एक प्लांट का आपको, यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर जो तैयार करेंगे वो 3 से 4 रुपये प्रति प्लांट बिक जाएगा। अगर आप उसी को पॉलीथीन में शिफ्ट करने के बाद बेचते हैं 1 महीने बाद, तो आपका वो 20 से 25 रुपये 30 रुपये तक भी आप उससे ले सकते हैं, जो लाखों में अभी इस समय हम तैयार करके बेच सकते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं रोज़ की, उसके भी डिफरेंट कलर हैं, वो आप कटिंग द्वारा तैयार करके और उसको मार्केट में बेचते हैं। तो गुलाब का जो सीज़न होता है अक्टूबर के महीने में,
जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं उस समय हम कटिंग लेते हैं, तो उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर का जो हार्ड है उसका स्टेम है, उससे कटिंग लेंगे। कटिंग लेने के बाद हम उसको रेज बेड में लगा लेते हैं और उसको जब स्प्राउटिंग हो जाएगा उसके बाद हम उसको पॉलीथीन में शिफ्ट करके उसको भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसका भी काफ़ी डिमांड रहता है और ये भी आप लाखों की संख्या में उत्पादन करके आराम से बिहार में बेच सकते हैं, जिसकी डिमांड रहती है। इस तरह से नर्सरी व्यवसाय एक आय का अच्छा स्रोत हो सकता है, जिससे बेहतर जीवन यापन एक युवा कर सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।